चलो आज थोड़ा सा छोटा सेशन होगा। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माय डॉक्टर, तो मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। स्टिल देखते हैं हम कितना कर पाते हैं आज। सो सेपरेशन के मेथड्स में मैंने आपको बताया था। नो इट्स नॉट कोरोना वंश। यस, लेकिन मुझे हुआ था। सिम्टम्स तो थे। नॉट दैट काइंड ऑफ सीरियस। कोरोना नहीं था। इट्स माइल्ड फीवर एंड लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। दैट्स इट। बट नाउ आई एम फाइन। स्टिल फॉर a precaution आई एम सीइंग माय डॉक्टर। सो डिस्टिलेशन मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था और आपने जवाब भी दिए थे। डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो डिस्टिलेशन में हम एक्चुअली किस टाइप के लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। यू हैव दिस आंसर ऑन योर स्क्रीन। फिर भी आप बताइए। यस पीयूष। और मिसिबल मीन्स क्या होता है ये भी आपने मुझे बताया था। मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं। यस, हीट करते हैं। एंड उसमें से क्या होता है फिर जो गैस। हाँ, एक कंपोनेंट उसमें से गैसियस पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अगेन कूल करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी इसी तरह से बनता है। करेक्ट। सबसे इजी एग्जांपल इसका डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें डिस्टिलेशन में आपको टू टाइप्स के डिस्टिलेशंस के बारे में पढ़ना है। एज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। यू हैव अ नॉर्मल डिस्टिलेशन एंड देन यू हैव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो पहले डिस्टिलेशन ही देखते हैं। यस, डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड into vapor followed by condensation of vapor back into liquid। सॉल्ट एंड वाटर तो बच्चे वो इवेपोरेशन से हम सॉल्ट को अलग करते हैं या फिर सॉल्ट को अलग करते हैं एक्चुअली। यस वंश, नॉट ओनली सी। कुछ सॉल्ट लेक्स भी हैं राजस्थान में, गुजरात में, वहां से भी हमें सॉल्ट मिलता है। सालिन वाटर होता है उनका जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, वहां से हमें सॉल्ट मिलता है। So distillation involves the conversion of liquids into vapors followed by the condensation of vapor back into liquid. Distillation is used only if the liquid have difference in boiling points of more than 25 actually ये डिग्री होना चाहिए सेल्सियस। सो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन में हम जो लिक्विड है, अगर दो मिसिबल, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं मिक्स्ड, और उनको हमें सेपरेट करना है। उनको सेपरेट करने के लिए वज बाद में पूछना, मैं बता दूंगा। पहले इस पर आप कंसंट्रेट करो जो पढ़ा रहा हूँ। उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मिक्सचर होता है, लिक्विड होता है, उसको गर्म करते हैं। लेकिन ये उसी प्रोसेस में हो पाएगा, उसी कंडीशन में हो पाएगा जब उन मिसिबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 K से ज्यादा का डिफरेंस होगा। उसमें मीन्स अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट है तब इस वाले मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट शुड बी डिफरेंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। इट्स नॉट के 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे होता है ये आपको थोड़ा सा एक्टिविटी से पता चल जाएगा। जो मेन प्रोसेस है वो होता है लिक्विड को हीट करते हैं जिससे वो वेपर में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। देन उसको अगेन कूल करके हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। वो लिक्विड हमारा डिस्टिल्ड लिक्विड होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें आपको थोड़ा सा समझ आएगा क्योंकि इसमें एग्जांपल्स ज्यादा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जब एक ही सॉल्यूशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा क्रूड ऑयल आता है, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका। क्रूड ऑयल जो होता है कच्चा तेल जो मोस्टली गल्फ कंट्रीज से आता है, उससे हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, कैरोसिन कैरोसिन भी मिलता है और वैक्स भी मिलता है। बहुत सारी पेट्रोलियम जेली, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं।
वो कैसे मिलती हैं? क्योंकि जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर उसके अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उसके अंदर वो हमें सेपरेट होकर मिल जाते हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, देन उनको सेपरेट करना नॉर्मल डिस्टिलेशन से वो बहुत मुश्किल होगा। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है तो उनको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक फ्रैक्शनल ट्यूब, डिस्टिलेशन की ट्यूब होती है जिसके थ्रू उन लिक्विड्स को पास किया जाता है गैसियस स्टेट में। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ थोड़ा सा। हालांकि आपने पढ़ा है और आपको पता होगा। किस किस को समझ आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जिसने पढ़ा है चैप्टर, क्या उन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था और क्या वो समझ आ गया? बताओ। आप में से जिसने चैप्टर पढ़ा था उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ आ गया? यस, सपोज करो एक ये कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड है जिसके मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज है। सपोज करो 2 और 3 इसमें मिक्सअप हैं मिसिबल लिक्विड्स। एक का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 150 है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 155 है, तीसरे का बॉइलिंग पॉइंट 165 और समथिंग है। ठीक है। तो जब इस लिक्विड को हम गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करके इसको सपोज करो यहाँ पर हीट करके गैसीय स्टेट में कन्वर्ट किया गया और इसको फिर हम एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कूल किया जाता है धीरे धीरे करके। कूल किया जाता है तो वहां पर सबसे हाई टेम्परेचर, फिर थोड़ा सा उससे लो टेम्परेचर होता है, फिर और लो टेम्परेचर होता है, फिर और लो टेम्परेचर होता है। मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल करता चला जाता है। ठीक है। धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल करता चला जाता है। यस, बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का अलग होता है वंश। सो यहाँ से जब ये गैस, इस लिक्विड की गैस इस यूनिट में जाएगी तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडा होगा। ये जो हाई टेम्परेचर है इससे जब इस पॉइंट पे जाएगा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो उस केस में वो वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, है ना, सबसे हाई था, सॉरी, 165 वाला, यहाँ पर सपोज करो 165 था, तो वो यहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से वो थोड़े कम टेम्परेचर में चला गया तो वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा जिससे कि वो यहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है। फिर आगे वो गैस जाएगी, नेक्स्ट वाले का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ अपने बॉइलिंग पॉइंट से तो उसको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे गैस जाएगी। तो इस तरह से उसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से एक के बाद एक सेपरेट होते जाएंगे। यस, काइंड ऑफ वंश। इसको अभी मैं बुक वाले ही डायग्राम से, गैसियस वाले से समझाता हूँ। डिफरेंसेस क्या होते हैं पहले आप ये देख लो नॉर्मल में और नॉर्मल डिस्टिलेशन जो होता है, सिंपल, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करना चाहो तो साथ के साथ कर सकते हो डिफरेंसेस लिखने के लिए, क्योंकि आ जाते हैं आपकी बुक में भी दिए होंगे, बट याद रखना पॉइंट वाइज आपको लिखना है। डिस्टिलेशन में हम ओनली टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ टू कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मोर देन टू कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। डिस्टिलेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होना चाहिए। मींस इफ देयर आर टू लिक्विड्स तो उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एटलीस्ट 26 डिग्री मीन्स 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए।
अगर किसी का एक का 100 है तो दूसरे का एटलीस्ट 126 या 125.5 समथिंग होना चाहिए। फाइन। इसमें डिफरेंस जो होता है वो 25 डिग्री से लेस भी हो सकता है। जैसा कि अभी बताया, जब डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से लेस होता है या बहुत क्लोज होता है तब हम इसका यूज करते हैं। डिस्टिलेशन में एक फ्लास्क होता है, एक कंडेंसर होता है जहां पर ठंडा किया जाता है उस गैस को, और उसके बाद रिसीवर होता है जहां पर वो कूल करके उससे हमें गैस को कूल करके वो लिक्विड फाइंड आउट जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन इसमें एक लॉन्ग फ्रैक्शनिंग कॉलम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं जैसा अभी दिखाया था। तो और उसके साथ में डिस्टिलेशन फ्लास्क होते हैं जहां पर हमें हमारा कंपोनेंट रिसीव होता है। ये है एक तरह से सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पर आपने लिक्विड को गर्म किया, ये गैसीय स्टेट में गया, और कंडेंसर होता है जो इसको ठंडा करेगा। इसमें कोल्ड वाटर का फ्लो होता है। यहाँ पर देखो, वाटर इनलेट फ्रॉम टैप और वाटर आउटलेट, मींस कोल्ड वाटर का रेगुलर फ्लो होता रहता है सो दैट टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन रहे ठंडा। और उसकी वजह से इसके अंदर जो गैसियस पार्ट होता है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमें उसमें से इम्प्योरिटीज हट जाती हैं, या फिर जो हमें नहीं चाहिए वो हट जाता है और हमें यहाँ पर लिक्विड मिल जाता है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सेपरेट था। यहाँ पर क्या होगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो इसी फ्लास्क में रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो गैस बनकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो वो होता है डिस्टिल वाटर वो इसी तरह से मिलता है। जब आप पोटेबल वाटर कोई भी लोगे, उसको बॉईल करोगे, तो पोटेबल वाटर में जो इम्प्योरिटीज होंगी या फिर कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो इसी में रह जाएंगे, और जो 100 डिग्री पर वाटर है वो गैस स्टेट में जाकर यहाँ पर ठंडा होगा और फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा वाटर से वाटर आया है, बट वो डिफरेंट वाटर होता है, ये डिस्टिल वाटर होता है जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। एंड फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप देखो, यहाँ से क्रूड ऑयल को हीट करके इस चैम्बर में डाला जाता है जहां पर सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम। तो टेम्परेचर के हिसाब से 400 डिग्री सेल्सियस पर हमें ल्यूब्रिकेंट जो आप अपने मोबाइल ऑटोमोबाइल्स में डालते हो, देखा होगा, जब साइकिल में भी आप डालते हो, जब चेन में रस्ट हो जाता है तो उसमें एक लिक्विड डाला जाता है जिससे वो स्मूथ हो जाती है, तो दोज आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट ऑयल्स। पैराफिन वैक्स मिलता है। और ये एक तरह से इम्प्योरिटीज होती हैं, जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, ये इम्प्योरिटीज होती है क्रूड ऑयल की। वो आपको सबसे हाई टेम्परेचर पर मिलती है क्योंकि वो गैसीय स्टेट में उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और वो यहीं से सॉलिड बन के आपको मिल जाते हैं लिक्विड स्टेट में, एक्चुअली नॉट सॉलिड। फिर उससे थोड़ा ऊपर जब ये गैस जाती है 370 डिग्री पर, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो वहां पर आपको फ्यूल ऑयल मिलता है जिसे हम गैसोलीन भी बोलते हैं। फ्यूल ऑयल मीन्स, कोई बताएगा व्हाट इज फ्यूल ऑयल, इफ आपने पढ़ा है तो? बताते जाओ। पेट्रोल तो ऊपर है, देखो बच्चे, आप फिगर में ही देख लो। मैं बताता हूँ, चलो। फ्यूल ऑयल एक्चुअली यहाँ पर इतना यहाँ यूज नहीं होता है। फ्यूल ऑयल को हम मोस्टली, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में, अगर देखा हो, जो उनके घर होते हैं उसमें घरों को हीट करने के लिए, हाँ, घरों को हीट करने के लिए वो जलाए जाते हैं। क्या बोल सकते हैं उन्हें, हाउस वार्मर टाइप होते हैं। नो, नॉट कैंप फायर, हाउस वार्मर टाइप होते हैं जिसमें वो फ्यूल ऑयल का यूज करते हैं। सो ये भी एक तरह का फ्यूल ही होता है। जैसे हम कैरोसिन का यूज करते हैं, कैरोसिन को
लकड़ी वगैरह पे डाल के उससे आग लगाते हैं, है ना, उसी तरह से फ्यूल ऑयल टाइप का होता है वहां पर। डीजल जो होता है, आपको पता है डीजल, वो 300 डिग्री पर जब ये थोड़ी गैस कूल ऑफ होती है और 300 डिग्री पर पहुंचती है, तो वहां पर डीजल का जो कंपोनेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आ जाता है और हमें डीजल मिलता है। फिर थोड़ी सी ऊपर गैस जाती है, उसमें बचा केरोसिन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहां पर वो लिक्विड बन जाता है। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके लास्ट में 20 डिग्री सेल्सियस पर ब्यूटेन और प्रोपेन गैसेस मिल जाती हैं। और पेट्रोल सेकंड लास्ट कंपोनेंट होता है जो 150 डिग्री सेल्सियस पर हमें मिलता है। सो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इस वाले जो, हाँ बच्चे बोलो, इस वाले इंस्ट्रूमेंट को हम फ्रैक्शनिंग कॉलम बोलते हैं। फाइन। दो ये भी फ्रैक्शनिंग कॉलम जैसा लग रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शनिंग कॉलम नहीं है, क्योंकि इसमें थ्रू आउट टेम्परेचर सेम है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसमें थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होता है। दैट्स द डिफरेंस। तो आपको मेनली डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के डिफरेंसेस याद करने हैं। क्या आप कर पाओगे? ओके, चलो। देन एक चीज और मुझे पूछनी थी। आपने अगर बुक में पढ़ा था, तो आपने प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी पढ़ा होगा। ये नोट्स नहीं है, नोट्स मैं बाद में दूंगा, बस स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, बट नोट्स बाद में दूंगा मैं। मुझे बताओ, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर किस किसने पढ़ा बुक में? सभी जवाब दो प्लीज। नहीं पढ़ा तो नो लिखो, यस पढ़ा है तो यस लिखो। प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बुक में नहीं था? ओके, चलो ठीक है। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ लेना। क्योंकि ये आपको करना है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का एक छोटा सा एक पेज पर फ्लो चार्ट टाइप का बनाना है। इन डिफरेंसेस को लिख सकते हो वंश। स्टिल मैं जब नोट्स दूंगा तो उसमें भी मेंशन होंगे ये। आप इसमें से लिखो, नोट्स में से लिखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगे। नोट्स में थोड़ा सा और हाँ बच्चे, नोट्स में थोड़ा और स्पेसिफिक होगा, क्योंकि ये तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका इस पूरे को आप नोट करोगे तो डैट मीन्स कि आप पूरी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर लिख रहे हो। इन डिफरेंसेस को लिख सकते हो, बट सारी स्लाइड्स को मत लिखना। फाइन। तो मैं बोल रहा था, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का एक आप फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट आपको पता है क्या होता है? कि सबसे पहला प्रोसेस, देन अनदर प्रोसेस। सो आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, और फ्लो चार्ट में आप उनके स्टेप्स लिखोगे, और फिर उसके नीचे उन स्टेप्स को हेडिंग डाल के उनका डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि उस स्टेप में एक्चुअली हुआ क्या। ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों का, जो न्यू स्टूडेंट है उनका भी। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के स्टेप्स का फ्लो चार्ट, एंड देन उनका पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन कि उन स्टेप में क्या हुआ। जैसे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोई बता सकता है? प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जो आपके घरों तक पानी आता है उसके प्योरिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे इजी स्टेप होता है और सबसे कॉमन। हाउ पीयूष, कैसे?
वो तो सारे स्टेप्स का काम होता है, रिमूविंग इम्प्योरिटीज। सभी स्टेप्स में हम इम्प्योरिटीज ही रिमूव करते हैं। सबसे पहला काम होता है इसमें क्या? सेडिमेंटेशन। जो आपके प्रोसेस में है वो सेडिमेंटेशन। चलो आप खुद अपने हिसाब से लिखना। वाटर इन, ऑब्वियसली बिना वाटर के नहीं होगा, दैट इज नॉट अ स्टेप। आप खुद लिखना, चलो फिर मैं देख कर बताऊंगा। यश, आई डिडंट आस्क 5 पॉइंट या 4 पॉइंट्स। आपको लिख कर बताना है, ठीक है? चलो ठीक है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबको पता चल गया। व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? अगर इसमें आपको एग्जाम्पल आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। ये पूरा नहीं बनाना है, आपको सिर्फ लिखना है टू सेपरेट पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, जो भी आपके आप याद रख सको उनको लिखना है। टू सेपरेट पेट्रोल, kerosene, diesel from crude oil we use distillation, कौन सा? fractional. And to separate या to get distilled water we use normal distillation, regular जो हमारा होता है। इसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नहीं, अच्छा पहले सेपरेशन ऑफ गैसेस भी है। अच्छा ये भी पढ़ा था किसी ने, आपकी बुक में काफी अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। किसी ने पढ़ा था सेपरेशन, ये भी एक तरह से डिस्टिल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होता है। जब हम एयर में से, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें से हम गैसेस को जब सेपरेट करते हैं। अच्छा ये बताओगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है एयर? हम एयर की बात कर रहे हैं, नॉट कंटेमिनेटेड एयर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूटेड एयर की नहीं। जो नॉर्मल एयर होती है वो होमोजीनियस क्यों होती है? हम उसको होमोजीनियस क्यों कंसीडर करते हैं? Why air is considered as homogeneous mixture? ओके पीयूष, ठीक है, काफी हद तक। ओके वंश, हालांकि ये पॉइंट हम नहीं लिखते हैं गैसेस के, उसमें नहीं लिखते बच्चे। गैसेस को हम फिजिकल उससे सेपरेट इस तरह से नहीं करते। यस तन्वी, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ ईच component आर, यस वंश, ठीक है, वो डिफ्यूज्ड होते हैं, है ना, डिफ्यूज्ड होते हैं ऑल्सो। उनकी जो कंपोजिशन होती है, सी होमोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेशियो एक फिक्स होता है। आपको पता होगा कि जो हमारी एयर होती है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन, कितने परसेंट ऑक्सीजन, ये सब होते हैं, है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज्ड होते हैं उसके कंपोनेंट्स के। यस। और डिफ्यूज कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली। So air is a homogeneous mixture of a number of gases such as nitrogen, oxygen, inert gases, carbon dioxide, etc. These can be separated. इनको भी हम separate कर सकते हैं using fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसकी ये फिगर आपकी बुक में दी हुई है, प्लीज इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये बनाने के लिए आ जाती है। नॉट एग्जैक्ट, आपको इतने सुंदर नहीं बनाने हैं, बट आपको चैम्बर्स और उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है वो लिखना होगा। सबसे पहले हम एयर को फिल्टर करते हैं जिससे उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो हट जाए। हमें सिर्फ उसके कंपोनेंट्स चाहिए, इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। हम यहाँ पर उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। सो हम उसको फिल्टर करके यहाँ से जब एयर इन जाएगी तो इसको बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में आगे भेजा जाएगा गर्म करने के लिए। जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, हॉट एयर यहाँ से जाएगी और यहाँ पर इसको फिर ठंडा किया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा चिलिंग वाटर से, बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर से। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एयर को या गैसेस को
कंडेंस करने के लिए, मींस उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों चाहिए होते हैं। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। याद है किसी को जब हमने ये क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने बताया था कि गैसेस को हम लिक्विड स्टेट में कब कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस में था ये, व्हेन स्टेट ऑफ चेंज में, इस चैप्टर में था या नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में था। तो मैंने आपको बताया था कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उनको बहुत हाई प्रेशर में, प्रीवियस चैप्टर में, यस, व्हेन प्रेशर हाई होगा एंड टेम्परेचर बहुत लो होगा। पार्टिकल्स को कर सकते हो वंश, पार्टिकल सॉलिड होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड सस्पेंडेड होते हैं एयर में। यस वंश। तो एयर को जब आप अंडर हाई प्रेशर कूल करेंगे तो उससे क्या होगा, वो लिक्विड में, यहाँ पर सेपरेटर में जाकर लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू होगी। जहां पर सबसे पहला जो सबसे कोल्ड, यानी कि सबसे लो जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो सबसे पहले आपके पास सेपरेट होके आ जाएगा, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस। बहुत कोल्ड होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको ड्राई आइस के फॉर्म में मिल जाएगी। देन यहाँ से जब आगे जाएगा तो एक्सपेंशन जेट से इसको आगे भेजा जाएगा, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन एंड ऑर्गन मिल जाएगी, फिर और इसको थोड़ा सा आगे भेजा जाएगा तो इससे आपको लिक्विड ऑक्सीजन। सो ये भी एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एयर से गैसेस को किस मेथड से हम सेपरेट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। उस केस में आप ये फिगर बनाकर आ सकते हो। जस्ट आपको ये चैम्बर्स बनाने हैं, ये लाइट्स बनानी है, पाइप्स, और उसमें आपको बस इनकी लेवल्स लिखने हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप गोल बनाओ इस तरह से, डिजाइनदार या सुंदर बनाओ, रफली भी बना सकते हो, बट शुड बी नीट एंड अंडरस्टैंडेबल। फाइन। तो बस आपको यही याद रखना है कि एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगेन आपको नेक्स्ट क्लास मीन्स अगले स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया जाएगा ये सभी। उसमें आपको और डीपली पढ़ाया जाएगा कि ये क्यों सेपरेट हो गए, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, बट वो अभी आपको नहीं पता पढ़ने हैं। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एयर होती है, एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। प्लीज ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि जब एयर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है या फिर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, ये लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड एयर को फिर हम थोड़ा सा वार्म अप होने देंगे धीरे धीरे करके, मीन्स थोड़ा गर्म होने देंगे। और जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसके कंपोनेंट्स हमें सेपरेट होकर मिलते चले जाएंगे। जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले निकलेगा, जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल लास्ट में। तो इससे हमें ये गैसेस मिलती हैं। ऑक्सीजन कितने डिग्री पर मिल जाता है, -183 डिग्री पर, ऑर्गन -186 पर, नाइट्रोजन -196 पर। एंड ये है इनका वॉल्यूम, ये इस वॉल्यूम में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाने की जरूरत थी नहीं। स्टिल आप बुक में देखते हो तो आप ठीक से नहीं देखते हो। तो बुक में ये सभी कुछ दिया हुआ है, आपको मेरे नोट्स की जरूरत नहीं है, ये मैंने भी एनसीईआरटी से ही लिया है। मैंने बताया था कि ये जितनी भी स्लाइड्स हैं वो एनसीईआरटी पर ही बनी हुई हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो आपको ये स्लाइड्स नहीं भी अवेलेबल है, आप बुक देख सकते हो और उसमें से कभी भी पढ़ सकते हो।
एनसीईआरटी की बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव एंड टू द पॉइंट। जो आपके बुक में है, जो आपके कोर्स में है, वही आपकी बुक में मिलेगा आपको। कोई फालतू की चीज नहीं होगी। आप जब हेल्प बुक लेते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाल देते हैं जो आपके कोर्स की नहीं होती हैं। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन इज नेवर इनफ। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट वो आपके स्टैंडर्ड की नहीं होगी। वो फर्दर स्टैंडर्ड्स की भी हो सकती है, तो उससे आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है इन कॉन्टेक्स्ट टू योर एग्जाम्स। आप फिर एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ नॉलेज ले रहे हो, विच इज गुड थिंग। बट फिर उस केस में आपके एग्जाम में मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ओनली उन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया जो आपके एग्जाम के पर्पज से थे। फाइन। सो एनसीईआरटी में से देखो और उसी में से करो। नेक्स्ट जो हमारा सेपरेशन है मेथड, वो है इम्प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म से सब्सटेंसेस को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या होता है ये, कोई बताएगा? इम्प्योर से प्योर में हम कन्वर्ट करते हैं। लास्ट का जो था हमारा बचा हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में किस किस को पता है, चलो पहले बताओ। आप में से कितने घी, वंश, घी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अच्छा इजीएस्ट कोई एग्जांपल बताओ जो हमें क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से मिलता हो। बताओ बताओ, जिस जिसको बताया। बोलते जाइए, हाँ हाँ, सबके जवाब मैं देख रहा हूँ। चलो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर आपके आंसर्स डिस्कस करेंगे। हनी इज इम्प्योर फॉर्म एक्चुअली। उससे क्रिस्टल्स हम मिल सकते हैं, बट हनी नहीं। सी, it is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. Crystals are the purest form of a substance and have definite geometrical shape. क्रिस्टल्स जैसे आप शुगर के, आप देखोगे शुगर के क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे दाने होते हैं, कभी आपने सोचा है कि इतनी परफेक्ट शेप, इतने बिल्कुल क्यूबॉइडल होते हैं या फिर क्रिस्टल्स होते हैं? तो वो ऑब्वियसली हर एक क्रिस्टल को खुद से तो नहीं बनाते होंगे। हाउ डू वी फॉर्म शुगर क्रिस्टल्स? इतने सारे इनफाइनाइट नंबर्स आप कैसे बनाओगे? ज्योमेट्रिकल फॉर्म उनकी कैसे करोगे? है ना, वो मैनुअली नहीं होता। वो किससे बनते हैं? क्रिस्टलाइजेशन से। और वो इसीलिए बनाए जाते हैं सो डैट जब हम शुगर केन के जूस से या जिस भी सॉल्यूशन से शुगर बना रहे हैं, उसमें जब हम जूसेस डालते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उस इम्प्योर सॉल्यूशन में से हमें अगर प्योर शुगर एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे कि शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज हैं वो पीछे रह जाती हैं सॉल्यूशन में ही। फाइन, तो ये एक सॉल्यूशन, इम्प्योर सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड को फाइंड आउट करने की टेक्निक है या मेथड है। इससे यही मेथड होता है जो हम सी वाटर से सॉल्ट को, यस, सॉल्ट को लेते हैं, या सॉल्ट बनता है जिससे। सॉल्ट के भी आपने देखा होगा छोटे छोटे क्रिस्टल्स ही होते हैं जो बहुत, आप देखोगे ध्यान से तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो। शुगर के भी क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये सभी किससे बनते हैं? क्रिस्टलाइजेशन से। इसमें हम जो जूस होता है या सॉल्यूशन होता है, इन दिस मेथड द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। जो भी इम्प्योर आपका सब्सटेंस है, उसको आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, मिनिमम किस लिए? क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेटेड एक सॉल्यूशन चाहिए होता है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। अच्छा, आपने देखा है कभी आपके घर में कभी कोई स्वीट डिश बनाती है मॉम,
रसगुल्ला, और नहीं, नॉट रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन या कुछ ऐसा पंजीरी टाइप जो होते हैं, तो वो एक शुगर सिरप बनाते हैं, है ना। शुगर सिरप देखा है बनते हुए किसी ने अपने घर में? चाशनी बोलते हैं जिसको इन देसी लैंग्वेज। यस। तो चाशनी में आपने अगर चेक किया हो, वो बार बार उंगली से उसको टच करके देखते हैं। देन दे से कि एक तार की चाशनी और दो तार की चाशनी, इस टाइप से। वो क्यों देखते हैं, आप बता सकते हो? हाँ, लेकिन क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर वो उसी से पता लगा लेते हैं कि ये पूरा तरह से कंसंट्रेट ना हो जाए। अगर वो कंसंट्रेट हो जाएगा, यस, तो क्या होगा, चाशनी क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स वो फिर लिक्विड नहीं रहेगी, उसके अगेन क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अगर आप बहुत चाशनी को बहुत देर तक चलाते रहोगे तो वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। दैट्स वाई आपकी मॉम ऑलरेडी ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट अपने किचन में करते रहते हैं। उनको पता होता है कि कब क्रिस्टल बनने स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले ही वो उसको बंद कर देते हैं, जिससे आपको एक थिक, अच्छा शुगर सिरप मिल जाता है। अगर आप उसको और गर्म करोगे तो वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपकी मिठाई को बेकार कर देगा। फाइन, तो दैट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइजेशन। अगर उसी मेथड को आप और फर्दर फॉलो करोगे जिससे चाशनी बनती है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उसमें शुगर का अमाउंट, कॉन्सेंट्रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती चली जाती है, और वाटर एवापोरेट होता चला जाता है, जिससे कि शुगर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाती है। आप बहुत दिनों तक अगर हनी को, जो बाहर से हनी आता है, उसे रखोगे, तो क्या होगा उसमें, अगर आप 2-3 मंथ्स रखोगे तो उसमें हनी के साथ साथ आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी बने हुए दिखेंगे। तो वो क्रिस्टल कैसे फॉर्म हुए? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड था और बहुत दिनों तक रखे रखे वो हीट से उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए, और जो इम्प्योरिटीज थी वो हनी की फॉर्म में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में ही रह जाती हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में सॉल्यूशन से, किसी सॉल्यूशन से इम्प्योर इम्प्योरिटी को हटा के जो प्योर फॉर्म है सॉल्यूट की, उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। यस। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन से सबसे इजी जो और सबसे नॉर्मल जो इसका एग्जांपल है वो क्या है? शुगर एंड सॉल्ट हमें क्रिस्टलाइजेशन से ही मिलते हैं। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन काइंड ऑफ सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब हम मेनली क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अच्छा आप ही बताओ, चलो पहले इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, इवेपोरेशन में भी तो हम यही करते हैं कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास हमारा जो प्योर सब्सटेंस है वो रह जाता है। और इसमें भी हम यही कर रहे हैं कि हम सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, जिससे कि हमारे पास क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, मीन्स प्योर फॉर्म मिल जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट हो जाएंगी। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन? देखो, इवेपोरेशन में मैं बताता हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इवेपोरेशन और इसमें। इवेपोरेशन में आप क्या करते हो, गर्म करते जाते हो जब तक कि पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं हो जाता, वाटर या जो भी लिक्विड है ना। आपने इसको गर्म किया, और उससे क्या हुआ, लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और हमें यहाँ पर हमारा सब्सटेंस मिल गया। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो इसको बहुत ही जेंटली गर्म किया जाता है। अगर आप जेंटली गर्म नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे रख दिया और गर्म करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप ऐसा करोगे तो वो जल जाएगा,
और लास्ट में बस रेसिड्यू रह जाएंगे उसके। इसको हम गर्म करते हैं, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि हमें सैचुरेटेड एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसको हम वाटर बाथ पे रखते हैं। यहाँ पर यूज किया है वाटर बाथ, हाँ। और उसको फिर हम हिलाते रहते हैं। वाटर बाथ दो टाइप का होता है, एक वार्म और एक कोल्ड। वार्म वाटर बाथ होता है, पहले हम वार्म वाटर बाथ यानी कि ये फ्लेम्स हैं, इसके ऊपर आप एक वेसल रखोगे जिसमें पानी होगा, वो गर्म होगा, उसके ऊपर आप वो सॉल्यूशन रखोगे जिसे जिससे आपको क्रिस्टल्स चाहिए। मीन्स हम डायरेक्ट हीट पर उस वेसल को नहीं रखते जिससे हमें क्रिस्टल्स चाहिए। तो यहाँ स्टीम से ये गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में ये कॉन्सेंट्रेटेड हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसको फिर हम आइस कोल्ड वाटर के ऊपर वेसल को रखेंगे, और धीरे धीरे इसको जेंटली स्टर करेंगे जिससे हमें क्रिस्टल्स, तब तक हम स्टर करेंगे जब तक हमें क्रिस्टल ना मिल जाए। दोनों ही केसेस में क्रिस्टल मिल सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पर ही स्टर करते करते क्रिस्टल मिलने स्टार्ट हो जाए। इन केस यहाँ पर नहीं मिलते तो आप उसको आइस कोल्ड वाटर पर रखोगे और वहां स्टर करोगे जहां से आपको क्रिस्टल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ क्रिस्टल का मीनिंग ज्वेलरी से बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज। क्रिस्टल्स ऑब्वियसली ज्यूल्स भी क्रिस्टल्स होते हैं, बट यहाँ पर हमें वो नहीं मिलेंगे। क्रिस्टल का मीनिंग ये नहीं है आप कंसंट्रेशन को हिलाओगे उसमें से डायमंड्स निकलेंगे, उसमें से उसी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स निकलेंगे, विच विल बी शाइनी, कैन बी शाइनी एंड ज्योमेट्रिकल शेप होती है फिक्स, ये याद रखना। इनकी ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी हो सकती है, मीन्स 3D शेप होती है, दे कैन बी कॉनिकल, दे कैन बी क्यूबॉइडल, दे कैन बी सर्कुलर, कुछ भी हो सकते हैं, बट एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप मिलती है हमें इन क्रिस्टल्स की। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज क्लियर। एक्चुअली क्या होता है, इवेपोरेशन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमें सॉल्यूट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। हमें सॉल्यूट नहीं मिलता, सॉल्यूट के क्रिस्टल्स मिलते हैं। आई डोंट वॉच मूवीज सो आई डोंट नो वंश। किसी को डाउट है इसमें क्रिस्टलाइजेशन में, प्लीज बताइए। मुझे जल्दी क्लास करनी थी बट ठीक है। तो आपके पास ये होमवर्क है, देखो लिख लो इसको एक बार फिर से। सबसे पहला होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर वाला। आई होप आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना है। फाइन। इसका फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। सेकंड होमवर्क है, आप पढ़ोगे, मैं भी बताऊंगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। ये भी बुक का लास्ट में पार्ट है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। स्टिल एक बार पढ़ना सो डैट हम इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर सके। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। इसके नोट्स मैं ट्राई करूंगा कल इवनिंग तक या मंडे मॉर्निंग तक कर दूं सब अपलोड। एंड आपके मार्क्स भी कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएंगे जो मैथ्स के हैं। सो या आप चाहते हो कि आपका संडे बेकार ना हो तो मैं इवनिंग में भी कर सकता हूँ, इन केस आपके मार्क्स कम आए तो, जैसा आप कहें। ठीक है, तो अभी के लिए आप जा सकते हो आज के लिए। और इस चैप्टर को प्लीज पढ़ के आप अपने डाउट्स नोट कर लेना सो डेट मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं।